तो शीर्षक स्पष्ट है बोर्ड पे। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की एक बहुत ही चर्चित कविता, महत्वपूर्ण कविता और उनकी आत्माभिव्यक्ति की कविता, जिसमें उन्होंने अपने मन की बात बहुत करुणा के साथ, बहुत दुख के साथ, बहुत दर्द के साथ बयां की है। वह कविता है स्नेह निर्झर बह गया। आप सब जानते हैं कि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला छायावादी काव्यधारा के स्तंभ कवियों में से एक है और छायावादी काव्यधारा की एक बड़ी विशेषता रही है कि इस दौर के सभी कवियों ने अपने व्यक्तिगत जीवन के सुख दुख, प्रेम और तमाम सारे अनुभवों को बहुत खुलकर अपनी कविताओं में जगह दी है। बहुत खुलकर अपने सुख को, दुख को, प्रेम को और जीवन की तमाम सारी जटिल अनुभूतियों को इस दौर के कवियों ने अभिव्यक्ति दी है अपनी कविताओं में। स्नेह निर्झर बह गया है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की एक ऐसी ही कविता है जिसमें निराला ने अपने जीवन में जो हताशा, निराशा और उपेक्षा के जो क्षण हैं, उन उपेक्षा के क्षणों को, निराशा के क्षणों को अभिव्यक्त किया है, बताया है। इस कविता की व्याख्या पर आने से पहले बहुत संक्षेप में, अत्यंत संक्षेप में निराला के जीवन के जो स्याह पक्ष थे, जो दारुण कथा है निराला के जीवन की, उसे जान लेना बहुत जरूरी है। और मैं तो कहूँगा कि आप सभी छात्रों को जैसे ही कभी समय मिले, निराला की जीवनी 3 खंडों में लिखी है रामविलास शर्मा ने, ठीक है। और निराला की साहित्य साधना नाम से रामविलास शर्मा ने निराला की जीवनी लिखी। और जो भाग 1 है निराला की साहित्य साधना भाग 1, जिसे मैं लेकर के आया हूँ आप लोगों के सामने, इस भाग 1 में निराला के व्यक्तिगत जीवन और साहित्यिक जीवन के जो संघर्ष हैं उनको बहुत बारीकी के साथ इस पुस्तक में दर्ज किया है रामविलास शर्मा ने। बहुत मेहनत के साथ यह किताब लिखी गई है। तो साहित्य के विद्यार्थियों को पढ़ना चाहिए साहित्यकारों की जीवनी, महापुरुषों की जीवनी। जब हम कवियों, साहित्यकारों की जीवनी को जब हम जानते हैं, समझते हैं, तो उसके बाद उनकी कविताओं से गुजरते हुए हमें यह महसूस होता है कि उसका जीवन कविता में किस तरह से झलक रहा है, कवि का जीवन कविता में किस तरह से झलक रहा है और किस तरह से नजर आ रहा है। स्नेह निर्झर बह गया है, शीर्षक ही यह बताता है कि निर्झर कहते हैं झरना को, कि जिंदगी में, जीवन में प्रेम का जो झरना है वह बह चुका है, वह जा चुका है, समाप्त हो चुका है। और झरना के समाप्त हो जाने के बाद, मिट जाने के बाद उसके किनारों पे क्या होता है? रेत ही रेत दिखाई देती है। और रेत किसके प्रतीक है? शुष्कता के प्रतीक है, निरसता के प्रतीक है। जबकि झरना किसका प्रतीक है? जीवन के उल्लास का प्रतीक है, सौंदर्य का प्रतीक है, प्रेम का प्रतीक है, रवानगी का प्रतीक है, बहाव का प्रतीक है। आखिर कवि किन परिस्थितियों में कह रहा है कि स्नेह निर्झर बह गया है? कि उसके जीवन से जो प्रेम है, प्रेम रूपी जो झरना है, स्नेह रूपी जो झरना है, वह बह गया है। और कैसे जीवन से जब स्नेह और प्रेम का झरना जब बह जाता है, समाप्त हो जाता है, तो जीवन रेत की तरह निरस और सूखा नजर आता है। कवि अपनी इस कविता में इसी बात को लेकर के आगे बढ़ रहा है। लेकिन उस कविता की व्याख्या पर आने से पहले थोड़ी सी पृष्ठभूमि जान लेना जरूरी है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का जीवन जो था वह तमाम तरह के संघर्षों और दुखों से भरा हुआ था। बहुत छोटी उम्र में, जब छोटी उम्र थी, 3 साल की उम्र में उनके पिता का देहांत हो गया। उनके सिर के ऊपर से पिता का साया उठ गया। कम उम्र में विवाह हो गया, ठीक है। मनोहरा देवी उनकी पत्नी का नाम है। 2 बच्चे हुए, एक बेटा और एक बेटी। बेटी का नाम सरोज था और उसके ऊपर एक सरोज स्मृति, एक महान शोकगीत भी, रचना भी है उस पर केंद्रित करके। तो कम उम्र में उनका विवाह हो गया। बहुत छोटी अवस्था में पिता की मृत्यु हो गई। उसके बाद उनका विवाह हुआ। विवाह भी बहुत छोटी उम्र में हो गया। और जब युवावस्था आ रही थी, जब उन्हें जीवन के, वैवाहिक जीवन के अन्य सारे प्रसंगों को और उल्लास के साथ जीना था, तब पत्नी का भी देहांत हो गया। पत्नी भी मर गई। एक तरफ खबर मिली कि पत्नी मरी हुई है,
गए वहां, पत्नी मायके में थी, तो वहां पता चला कि दाह संस्कार उनका पहले ही हो चुका है, वो बीमार थी। वापस लौटे तो जो ताया जी थे उनके ना, परिवार के अन्य सदस्य भैया और भाभी, तो पता चला कि धीरे धीरे उनकी भी मृत्यु हो गई है। तो पत्नी की तो मृत्यु हुई ही उनकी, पत्नी की मृत्यु के बाद परिवार के अन्य भी जो करीबी सदस्य थे, उसमें भी बहुत सारे लोग धीरे धीरे उनको छोड़ करके जाते रहे। और सबसे बड़ा सदमा उस व्यक्ति को तब लगा जब उनकी बेटी सरोज की भी मृत्यु हो गई। ठीक है, और देखें कि एक व्यक्ति अपने इतने सारे करीबी लोगों को, प्रियजनों को धीरे धीरे खोता चला जा रहा है। और साथ ही साथ जो साहित्य कर्म था उनका, जो साहित्यिक जीवन था, जिसमें वो लगातार कविता, कहानी, उपन्यास लिख रहे थे, तो जीते जी निराला को साहित्यिक बिरादरी में भी उस तरह से नहीं अपनाया, उस तरह से सम्मान नहीं दिया, उस तरह से प्रेम नहीं दिया जिसके वो हकदार थे। तो एक तरफ व्यक्ति अपने व्यक्तिगत जीवन में तमाम सारे अपने सभी सगे संबंधियों को धीरे धीरे खोकर अकेला हो चुका है, और दूसरी तरफ जो कर्म क्षेत्र है उसका, जहां वह साहित्य लिख रहा है, रचना कर रहा है, वहां भी उसकी बहुत पूछ नहीं हो रही है, उसकी उपेक्षा ही हो रही है। ऐसी स्थिति में एक व्यक्ति का टूट जाना और उस टूट के बाद उसके दर्द का बाहर आना बहुत लाजमी सी बात है। आप सबको बता दूं कि निराला का महत्व आलोचकों ने और हमारे हिंदी समाज ने उनके नहीं रहने पे ज्यादा महसूस किया, और उनके महत्व को जाना, और उनकी कविताओं पे बातचीत हुई। जीते जी निराला को वह प्रसिद्धि, वह सम्मान नहीं मिला जिसके वो वास्तविक हकदार थे। तो एक व्यक्ति अपने निजी जीवन में धीरे धीरे अपने सभी प्रियजनों को खोता हुआ अकेला हो चुका है, और दूसरी तरफ उसका जो कर्म है, कवि कर्म है, साहित्य कर्म है, उस साहित्य कर्म में, उस साहित्य समाज में भी उसे बहुत अधिक सम्मान या उसकी प्रतिभा के मुताबिक उसकी पूछ नहीं हो रही है, उसकी उपेक्षा ही हो रही है। तो इन दोनों दबावों के बाद एक जो मन स्थिति बनती है व्यक्ति की, टूटती हुई जो मन स्थिति है, बिखरती हुई जो मन स्थिति है, उस बिखरती हुई, टूटती हुई मन स्थिति का उद्घोष है यह पंक्ति, स्नेह निर्झर रह गया है, रेत ज्योतन रह गया है। समझ में आ गई बात कि कविता की पृष्ठभूमि क्या है और किस पृष्ठभूमि में यह कविता लिखी है। आगे बात समझ में। अब कविता की दो दो पंक्तियां हम बात करेंगे, दो दो पंक्तियों पे, एक एक अंतरा पे, कविता का एक एक अंतरा हम लोग पढ़ेंगे और उसकी मैं व्याख्या करूंगा। चलिए गाइए, 1 2 1 2। स्नेह निर्झर बह गया है, रेत ज्योतन रह गया है। स्नेह निर्झर बह गया है कि प्रेम का झरना, स्नेह का झरना बह चुका है, समाप्त हो चुका है, मिट चुका है। और आप एक दृश्य की कल्पना करें, एक खूबसूरत सा सुंदर सा झरना है किसी स्थान पे, और अब वह सूख चुका है, समाप्त हो चुका है। तो किनारे किनारे क्या होंगे? रेत ही रेत होंगे, ठीक है, कंकड़ पत्थर रेत होंगे। तो कवि कह रहा है कि मेरे जीवन से स्नेह और जीवन रूपी स्नेह और प्रेम का जो झरना है वह क्या हो गया है? सूख चुका है। क्योंकि जीवन खूबसूरत बनता है संबंधों से, रिश्तों से, लोगों से। और जब जीवन में अपने लोग ही नहीं हो, संबंध ही नहीं हो, तो सवाल तो उठता है कि किस बात का उल्लास, किस बात का रंग, किस बात का प्रेम, किस बात की खुशी। तो कवि कह रहा है कि मेरे जीवन से स्नेह और प्रेम का झरना बह चुका है, सूख चुका है और रेत ज्योतन रह गया है, और मेरा जो शरीर है वह रेत के समान रह गया है। ठीक है, देखिए, शरीर अगर दीपक है तो प्रेम स्नेह क्या है? तेल और बाती है कि नहीं है? तो जीवन में स्नेह और प्रेम ही नहीं हो तो शरीर, आत्मा ही अगर खुश नहीं हो, जीवन में स्नेह और प्रेम नहीं हो, तो शरीर ऐसे ही शिथिल और शुष्क हो जाता है। क्योंकि मन अगर प्रसन्न नहीं है तो मन की अभिव्यक्ति तो शरीर करता है। अंदर से आप खुश हैं तो आप मुस्कुराने लगते हैं, प्रसन्न रहते हैं। तो अंदर जैसी दुनिया होती है, शरीर के बाहर उसकी अभिव्यक्ति होती है। तो जो भीतर हम महसूस करते हैं, हमारे चेहरे पे, हमारी भाव भंगिमाओं पे, हमारे शरीर पे वही सारी चीजें दिखाई देती हैं। तो कवि कह रहा है
स्नेह के हट जाने से, स्नेह के समाप्त हो जाने से, प्रेम के समाप्त हो जाने से मेरा जीवन लगभग निस्सार हो गया है, मेरे जीवन का सार्थक तो समाप्त हो गया है, रस समाप्त हो गया है, और मेरा शरीर उस सूखे हुए रेत की तरह है जिसमें कोई रस नहीं है। आगे बात समझ में? आगे कहा, गाइए। आम की यह डाल जो सूखी दिखी, कह रही है अब यहाँ पिके आशिकी, नहीं आते पंक्ति में वह भूल की, नहीं जिसका अर्थ जीवन दह गया है, स्नेह निर्जल बह गया है, रेत जो तन रह गया है। बहुत बढ़िया। एक दृश्यबिंब दिया, कहा कि आम की यह डाल जो सूखी दिखी, संकेत कर रहा है, आम के पेड़ की तरफ संकेत कर रहा है कि उसकी डाली क्या है, सूख गई है। ठीक है, और उस सूखी हुई डाली पे कोयल या मोर जैसे पक्षी नहीं आते। जाहिर सी बात है, पक्षियों को आकर्षित हरे भरे पेड़ करते हैं, जिसपे फूल खिले हों, जिसपे फल लगे हों, जिसपे सौंदर्य हो। सूखे हुए पेड़ आकर्षित नहीं करते। तो कवि कह रहा है कि जैसे सूखे हुए आम की डाली पर, शाखाओं पर कोई पक्षी नहीं आता, मोर नहीं आकर बैठता, कोयल नहीं आकर कूकती है, वैसे ही मेरा जीवन हो गया है उस आम की डाली की तरह, सूखा हुआ, जिससे लोग मिलना नहीं चाहते, जिसके पास आकर लोग बैठना नहीं चाहते, जो बाहर से देखने पे हरा भरा या समृद्ध या रंगीन दिखाई नहीं देता है। पंक्ति में वह भूल की, नहीं जिसका अर्थ। और ऐसा लगता है कि मैं उस पंक्ति की तरह हो गया हूं जिसका कोई अर्थ नहीं है। कवि इतना टूटा हुआ है, इतना विचलित है, इतना व्यथित है कि वह अपने आप को तमाम तरह के निरर्थक चीजों से जोड़ रहा है। ठीक है, 3 तरह के निरर्थक दृश्य बिंब दिए। एक सूखे हुए झरने की तरह जो आकर्षक नहीं है, समझ रहे मेरी बात? सूखी हुई आम की डाली की तरह जिसे देखकर पक्षी आकर्षित नहीं होते हैं, और उस पंक्ति की तरह जिसका कोई अर्थ नहीं। इन तीनों दृश्य बिंबों में एक खास किस्म का दुख है, एक खास किस्म की पीड़ा है, और अपने जीवन की निरर्थकता का उद्घोष है, जीवन की निरर्थकता की अभिव्यक्ति कवि यहाँ कर रहा है। आगे बात समझ में? आगे बढ़े। और कहा, नहीं जिसका अर्थ जीवन दह गया है, कि उस पंक्ति का कोई अर्थ नहीं, और ऐसा लगता है कि मेरा जीवन क्या हो गया है, दह गया है। दह जाना, बह जाना, अपने अस्तित्व को समाप्त कर लेना, जिसका कोई अस्तित्व ही नहीं है। बह गया, दह गया, समाप्त हो गया। तो कवि ऐसा मान रहा है कि उसका जीवन, जिस जीवन में स्नेह नहीं है, जिस जीवन में प्रेम नहीं है, जिसके पास संबंध नहीं है, जिसे कोई पूछता नहीं है, जिसे कोई गले लगाने वाला नहीं है, जिसके मन की बात को कोई सुनने वाला नहीं है, उस जीवन का क्या? वह जीवन ऐसा है जैसे दह गया है, समाप्त हो गया है। स्पष्ट है बात? आगे बढ़े। अगला अंतरा पढ़ें। दिए हैं मैंने जगत को फूल फल, किया है अपनी प्रभा से चकित चल, पर अनश्वर था सकल पल लवित पल, ठाठ जीवन का वही जो ढह गया है, स्नेह निर्जल बह गया है, रेत जो तन रह गया है। बहुत बढ़िया कहा। याद किया अपने अतीत को, और खुद को बताया, दिलासा दी कि हमेशा से जीवन ऐसा नहीं रहा है, और अपने साहित्य कर्म के इस अंतरा में कवि ने अपने साहित्य कर्म के बारे में बताया कि मैंने दिए हैं मैंने जगत को फूल फल। जैसे कि सूखी हुई आम की डाली कह रही हो कि आज वह सूख गई है, लेकिन कभी उसने फूल और फल भी तो दिए हैं ना, दिए ना। वैसे ही कवि कह रहा है कि मैंने भी अपने साहित्य कर्म से, अपनी रचनाओं से जगत को फूल फल दिया है, पाठकों को बहुत कुछ दिया है। जिस फूल को, जिस मेरी रचना रूपी फूल और फल को
पढ़कर देखकर पाठक आनंदित हुए हैं, प्रसन्न हुए हैं। किया है अपनी प्रभा से चकित चल, और अपनी प्रतिभा से मैंने चकित किया है, आश्चर्यचकित किया है। इस तरह के साहित्य कर्म मैंने किए हैं, इस तरह की रचनाएं मैंने की है। आज बेशक मैं यह मान रहा हूं, आज बेशक मुझे यह लग रहा है कि मेरा जीवन निरर्थक हो गया है, ठीक है, या यह जीवन दह गया है, या आम की उस डाली की तरह सूखा हुआ नजर आ रहा है, लेकिन ऐसा हमेशा से नहीं था, ठीक है। किया है अपनी प्रभा से चकित चल, पर अनस्वर था सकल पल्लवित पल। वह अनस्वर सकल पल्लवित पल कौन सा था? पल्लव पल्लवित पल वह पल था जब वह रचनाएं कर रहा था, जब वह लिख रहा था, जब वह साहित्य कर्म अपने साहित्य से, अपनी रचनाओं से पाठकों को मंत्रमुग्ध कर रहा था। पाठकों और समाज और दुनिया के सामने अपनी रचनाओं में एक नई दुनिया, अपने अनुभवों की दुनिया को लेकर के जो साहित्यकार कवि प्रस्तुत हो रहा था, उस पल को याद कर रहा है कि रचना के वो जो पल थे, सृजन के जो वो पल थे, वो अनस्वर हैं। आज भी उसकी स्मृतियां मेरे दिमाग में है। उसे अनस्वर का मतलब जिसे कभी भुलाया नहीं जा सकता, जो नष्ट नहीं हो सकता। तो सृजन के जो पल उसके जीवन में थे, वे पल आज भी अनस्वर हैं, और उसको एक पूंजी की तरह कवि ने अपने मन में संभाल करके रखा है। और कहा वही ठाठ जीवन का, वही जो ठाठ, जो एक सम्मान का भाव उसे महसूस होता था, लेखन के बाद जो आत्मसंतोष का भाव उसे महसूस होता था, वह जो ठाठ था, अब वह ठाठ भी ढह गया है, वह ठाठ भी नहीं रहा, क्योंकि कवि इतना निराश है, कवि इतना हताश है कि अब वह साहित्य कर्म करने में भी या लिखने के लिए भी वह पूरी तरह से खुद को तैयार नहीं पा रहा, ठीक है। तो कहा ठाठ जीवन का वही जो ढह गया है, जीवन का वह जो ठाठ था, जो शानो शौकत, जो मौज थी, वह मौज भी अब क्या हो गई है? समाप्त हो गई है। और रेत स्नेह निर्झर बह गया है, रेत ज्योतन रह गया है, कि जीवन से प्रेम और स्नेह समाप्त हो गया है, और यह जीवन उस सूखे हुए रेत की तरह हो गया। आगे बात समझ में? अंतिम मंत्र पढ़िए। अब नहीं आती पुलिन पर प्रियतमा, श्याम तृण पर बैठने को निरुपमा, बह रही है हृदय पर केवल अमा, मैं अलक्षित हूँ यही कवि कह गया है, स्नेह निर्झर बह गया है, रेत ज्योतन रह गया है। बहुत बढ़िया। कहा कवि ने कि अब नहीं आती पुलिन पर प्रियतमा। पुलिन कहते हैं नदी के किनारे को, कि अब नदी के किनारे पर कोई प्रेयसी नहीं आती मुझसे मिलने के लिए। कवि अब यह कहना चाहता है, अब नहीं आती पुलिन पर प्रियतमा। जीवन रूपी जो नदी है, नदी के किनारे पर कोई प्रियतमा, कोई प्रेयसी, कोई सुंदरी मिलने नहीं आती। श्याम तृण पर बैठने को निरुपमा, और घास पर, श्यामल घास पर बैठकर बातें करने के लिए कोई अद्भुत सुंदरी, निरुपमा कहते हैं जिसकी कोई उपमा न दी जा सके, तो कोई सुंदरी बैठ करके बातें करने के लिए भी उनसे मिलने नहीं आती है। बह रही है हृदय पर केवल अमा, और उनके हृदय पर अमावस्या की जो काली रात है, ऐसा लगता है कि अमावस्या की काली रात ने उनके हृदय पे क्या कर दिया है? डेरा डाल दिया है, घेरा बना लिया है। मैं अलक्षित हूँ यही कवि कह गया है, और मैं उपेक्षित हूँ, मेरे ऊपर किसी का ध्यान नहीं है, कवि यह कह रहे हैं सामान्य। लेकिन अब देखें कि विशेष संदर्भ में इसे आप समझना चाहें तो कवि कह रहा है कि अब उसके जीवन में संभवतः प्रेम के लिए और सौंदर्य के लिए शायद अब कोई जगह नहीं, या कि वह अपने जीवन से इतना दुखी है, हताश और निराश है कि फिर से प्रेम करने और किसी सुंदरी को अपने जीवन के लाने के बारे में भी वह सोच नहीं पा रहा है। यानी कि वह प्रेम और सौंदर्य की कल्पना भी कर पाने में क्या है? समर्थ नहीं है। वह इस तरह की सोच भी अपने मन में नहीं ला पा रहा है, क्योंकि वह इतना हताश, निराश और टूटा हुआ है कि दोबारा वह जीवन में प्रेम को अपना सके, किसी को प्रेम कर सके, कोई उसका अपना हो सके, जिसके साथ वह नदी के किनारे मिलकर
घास के तृण पर बैठकर बातें कर सके, ऐसी कल्पना भी कर पाने में वह समर्थ नहीं हो पा रहा है। वह इतना टूटा हुआ है, वह इतना दुखी है और वह इतना निराश है। और यह कहा कि बह रही है हृदय पर केवल अमा, और हृदय पर ऐसा लगता है कि अमावस्या की काली रात, जो निराशा, जो घनघोर अंधेरा छा जाता है जिस दिन, तो उस हृदय पर घनघोर अंधेरा छा गया है। और उस घनघोर छाए हुए अंधेरे में प्रेम का कोई प्रकाश आता हुआ उसे दिखाई नहीं दे रहा है, या कि उस घनघोर अंधेरा जो उसके हृदय पे पूरी तरह से छा गया है, वह उस घनघोर छाए हुए अंधेरे ने उसके हृदय में उठने वाले प्रेम की जो नई तरंगे हैं, जो कल्पना है कोमल प्रेम की, वह भी आने से रोक दे रहा है। और वह सारी भावनाएं, प्रेम की कोमल भावनाएं भी उसके हृदय से बाहर नहीं आ पा रही हैं। मैं अलक्षित हूँ, यही कवि कह गया है। कवि कह रहा है कि मैं अलक्षित हूँ, मेरे ऊपर किसी का ध्यान नहीं है, मैं उपेक्षित हूँ, इस बात को स्वीकार करता है और कहता है स्नेह निर्झर बह गया है, रेत ज्योतन रह गया है, कि जीवन से प्रेम और स्नेह गायब है और जीवन उस सूखे हुए झरने की तरह हो गया है, जहाँ रेत ही रेत है और वो रेत सूखे और नीरस मालूम पड़ते। स्पष्ट है? आगे बात समझ। जहाँ तक कविता के शिल्प सौंदर्य की बात है, तो संस्कृत में तत्सम शब्दावली का प्रयोग इसमें किया है निराला जी ने। और छायावादी कवियों की यह विशेषता भी है कि संस्कृत में तत्सम शब्दावली का खूब प्रयोग वो करते हैं। और आत्माभिव्यक्ति, अपनी आत्म अभिव्यक्ति को इस कविता में बहुत संजीदगी और ईमानदारी के साथ कवि ने व्यक्त किया है। छंद मुक्त कविता है, ठीक है, लेकिन छंद मुक्त कविता होने के बावजूद भी इसमें संगीतात्मकता या गेयता के गुण विद्यमान हैं, जिसे हमने अभी गाकर और सुना भी और गाकर देखा भी। आई बात समझ। और दृश्य बिंब का प्रयोग कवि ने किया है इस कविता में। आप देख रहे हैं कि झरना, आम की डाली, ठीक है, इस तरह से दृश्य बिंबों का, नदी के किनारे का, ठीक है, या घास के पर बैठी हुई सुंदरी का, तो दृश्य बिंब का प्रयोग कवि ने इस कविता में किया है। ठीक है, स्पष्ट है? आगे बात समझ में।